हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल APS साइंस कठुआ में। तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। न्यूटन की गति का हमने सेकंड नियम पढ़ा था, सेकंड लॉ हमने पढ़ा था कि F जो होता है F इज इक्वल टू क्या होता है dp अपॉन dt। ओके, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, यानी किसी भी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर है, dp अपॉन dt का मतलब क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो फोर्स के बराबर होती है, उस पर जो बाह्य बल आरोपित होता है उसके बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? dp अपॉन dt, ठीक है। यहीं से हमने निकाला था कि P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है, इसलिए F इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है? ma मिल जाता है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो बल के मान को बताता है। F इज इक्वल टू ma, m यहाँ द्रव्यमान है और a क्या है? त्वरण है। तो चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें, सेकेंड लॉ पर बेस्ड। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिकेट के एक मैच में, क्रिकेट के एक मैच में, ठीक है, क्रिकेट एक बैट्समैन बॉलर, क्रिकेट एक मैच में एक गेंदबाज जो है, एक गेंदबाज वो बॉल को फेंक रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। 450 ग्राम की गेंद है। क्रिकेट के एक मैच में गेंदबाज 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 450 ग्राम की एक गेंद को, ठीक है, बल्लेबाज की ओर फेंकता है। ठीक है भाई, गेंद को किसकी ओर फेंकता है? बल्लेबाज की ओर फेंकता है, बल्लेबाज की ओर फेंकता है, ठीक है। क्रिकेट के मैच में गेंदबाज 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 450 ग्राम की कोई गेंद है उसे बल्लेबाज की ओर फेंकता है। अब बल्लेबाज क्या करता है? जैसे ही बॉल उसके पास आती है तो जब वो शॉट मारता है तो बॉल और बैट का क्या होता है? आपस में संपर्क होता है। बॉल और बैट का आपस में क्या होता है? संपर्क। फेंकता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं? बल्लेबाज बल्ले को गेंद के संपर्क में 0.6 सेकंड रखता हुआ गेंद को उसी वेग से गेंदबाज की ओर लौटा देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बल्लेबाज है वो गेंद को 0.6 सेकंड तक, ठीक है, जब वो शॉट मारेगा तो बैट के संपर्क में रहेगी बॉल, तो बल्लेबाज गेंद को 0.6 सेकंड तक बल्ले के संपर्क में रखता है, संपर्क में रखते हुए, ठीक है। क्लियर है कि जब वो शॉट मारेगा तो जो बॉल है वो बैट के संपर्क में रहेगी। 0.6 सेकंड तक बल्ले के संपर्क में रखते हुए उसी वेग से, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही, उसी वेग से गेंदबाज की ओर, गेंदबाज की ओर, ठीक है, जो गेंद है उसको लौटा देता है, गेंदबाज की ओर लौटा देता है, ठीक है। इस तरह आपको एक लैंग्वेज बना के दे दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बल्लेबाज द्वारा लगाए गए बल की गणना करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल्लेबाज द्वारा लगाए गए बल की गणना करो। बल्लेबाज द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है? बल्लेबाज द्वारा लगाए गए बल की गणना करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है कि भाई एक ये हमारे पास, यह मान लो गेंदबाज है, ठीक है, ये गेंदबाज हो गया, और
ये मान लो किसी बॉल को, ये बॉल है उसके पास, उस बॉल को यू वेग से फेंकता है, ठीक है। यह हमारा बैट्समैन है, बल्लेबाज है, ठीक है। तो बल्लेबाज शॉट मारता है उस बॉल को, तो उसी वेग से फेंकता है, यानी यहां हो गया इसका वेग v। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि दोनों हम कह रहे हैं जो वेग है u और v ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो नॉर्मली अगर मान लो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो यहाँ वेलोसिटी हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। ओके, तो वेक्टर v है, वेलोसिटी इसे डायरेक्शन लेंगे तो क्या लेंगे, -v। तो ये आपसे कह रहा है कि उसे लौटा देता है तो लगाए गए बल की गणना करो। तो हम देख रहे हैं यहाँ बल कैसे निकलेगा। यहाँ आपको टाइम दे दिया और आपको वेलोसिटी दे दी 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी है अलग अलग, अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। वेग एक सदिश राशि होती है, दिशा अलग होगी तो उसकी वैल्यू भी क्या मानी जाएगी, अलग अलग। तो कह रहे हैं कितना फोर्स लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी चेंज होने से, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। तो हम जो हमारा सेकंड लॉ है उसी से निकालेंगे इसको। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt। F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, संवेग में परिवर्तन की दर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू d अपॉन dt, और ये mv। हमें पता है F इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है, dv अपॉन dt, ठीक है। F इज इक्वल टू m, ये हो गया वेग में परिवर्तन की दर dv। तो अंतिम वेग क्या था, v। प्रारंभिक वेग क्या है, u, लेकिन डायरेक्शन में क्या ले रहा हूं, v की -v, और ये -u। तो वैल्यू ले रहा हूं मैं, चिन्ह रख दिया मैंने, और ये हो गया समांतराल मान लो dt। माइनस क्यों लिया, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव है u और इधर ले रहे हैं तो क्या ले रहा हूं मैं, -v। क्योंकि इस तरफ जो मैं डायरेक्शन ले रहा हूं पॉजिटिव ले रहा हूं वेलोसिटी की, वेग की। अगर इस तरह मैं वेग लूंगा, सदिश राशि है, दिशा मैंने बदल दी, तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो हम ये वैल्यू रख सकते हैं, F इज इक्वल टू एन कितना है, 450 ग्राम। तो 450 ग्राम यानी 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। और माइनस बाहर ले लें हम, v माइनस यू। तो माइनस बाहर लेंगे तो बचे हुए 50 पे 50 हो जाएगा, क्योंकि v भी 50 है और u भी 50 है, ठीक है। और टाइम कितना है, 0.6 सेकेंड। तो इसे हम सॉल्व कर लें तो देखो यहाँ हमें फोर्स मिल जाता है कि जो बैट्समैन है वो किस फोर्स से बॉल को बॉलर की ओर वो लौटा रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो हमें फोर्स मिल जाता है, इसको सॉल्व कर लें हम। माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये हो गया 450 गुणा 10 की घात -3, 50 100 हो गया तो 10 की घात 2, और 0.6 है तो 6 इंटू 10 टू पावर -1। ओके, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, देखो -3 ये हो गया, F इज इक्वल टू 6 7 42, और ये 3 बचा, 6 बजे 30, और 10 की पावर कितनी हो गई, -3 + 2 + 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, ये 2 और 3 हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से, तो हमें मिल गया F इज इक्वल टू -75 न्यूटन, -75 न्यूटन। क्लियर है। तो ये हमें वैल्यू मिलती है फोर्स की। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, फोर्स की हमें वैल्यू मिल चुकी है, -75 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन इस तरफ है फोर्स की। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन किया, एक एग्जांपल किया हमने जो आधारित है न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर, ठीक है। अब यहाँ बच्चा इसको भूल जाता है माइनस लगाना, क्योंकि वो सोचता है कि 50 से आ रहा है, 50 से जा रहा है। अब द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फोर्स 0। अगर फोर्स 0 होगा तो फिर बॉल कैसे जाएगी। तो बिल्कुल मोमेंटम में चेंज होता है, क्योंकि यहाँ जो दिशा है वेग की उसमें बदलाव हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ, विपरीत हो गई। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। अगला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड, न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड। ओके, तो ये देखो आपका बुक का एग्जांपल नंबर है, एग्जांपल नंबर 2।
यह आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 2। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान कोई गोली है 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान, की चाल से गतिमान, ठीक है। 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान कोई गोली है, गोली, और उसका द्रव्यमान दे दिया गतिमान 0.04 किलोग्राम संहिति। संहिति का मतलब होता है द्रव्यमान। 0.04 किलोग्राम संहिति की कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके में धंसकर, ये गोली है 0.04 किलोग्राम की, इस वेलोसिटी से चल रही है। संहिति की कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके में धंसकर, समझ रहे हो? गोली को शूट करा, लकड़ी का भारी गुटका है, उसमें धंस गई गोली, या शूट करने पर भारी गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर की दूरी चलती है, ठीक है। भारी गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलती है, वो 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। रुकने का मतलब ही क्या है? 0, रुक जाती है। ओके, तो अब रुकने का मतलब क्या हुआ कि लकड़ी के गुटके ने फोर्स लगाया, एक रेसिस्टेंस फोर्स लगाया, उसकी गति में अवरोध उत्पन्न करा। तो वही पूछ रहा है इसमें, गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या है? गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला, गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। औसत अवरोधी बल, अवरोधी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो गोली के वेग को कम कर रहा है। औसत अवरोधी बल क्या है? ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का। तो इसकी हम डिस्कस करें इसको। ओके, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सॉल्यूशन। तो ये मान लो कोई गोली है, सपोज करो गोली है, ठीक है, इस तरह चल रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू कितनी है भाई? 90 मीटर पर सेकंड, और इसका द्रव्यमान है 0.04 kg। क्लियर? इसका द्रव्यमान दे दिया 0.04 kg और आपको दे दिया इसकी वेलोसिटी। अब ये गोली जाती है, इस तरह शूट कर रही है, लकड़ी का भारी गुटका आ गया बीच में, तो इस तरह मान लो गोली जाती है, ठीक है। तो ये लकड़ी का भारी गुटका आ गया, ये मान लो कि हमने गुटका मान लिया पहले समझने के लिए। तो अब ये गुटके में इस तरह जब गोली जाएगी, इस तरह गोली जा रही है, तो अभी गुटके के अंदर यहां तक इसने मोशन करा, ठीक है। ये मान लो गोली है, तो इसमें चल रही है 60 सेंटीमीटर। कितनी दूरी चल रही है? 60 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। अब रुक गई तो यहां इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, रुक जाती है। तो कह रहा है गुटके द्वारा लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या है? तो यहां भी आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दूरी आपको दे रखी है और मास आपको इसमें दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फोर्स। ये कितना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, औसत अवरोधी बल क्या है, ये फोर्स आपसे पूछ रहा है। गुटका कितना गोली पे फोर्स लगाएगा, अवरोधी बल लगाएगा, वो पूछ रहा है। तो देखो, अब हम फोर्स की बात करें तो हमें पता है भाई, फोर्स यानी F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। अब F तो हमारे पास निकालना है, m हमारे पास है, a निकालना पड़ेगा। तो a कैसे निकालेंगे? तो यहां को देखो u दे रखा है, v दे रखा है, और ये डिस्टेंस दे रखी है s। डिस्टेंस क्या दे रखी है? s। ये प्रारंभिक वेग है इसका, अंतिम वेग 0 है, और डिस्टेंस कितनी दे दी? s। तो आप देख सकते हैं, अब गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? गति के तृतीय समीकरण से, बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तृतीय समीकरण से।
क्या होगा बताओ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें त्वरण निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो हम देखो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, v कितना है भाई 0 माइनस यू स्क्वायर कितना है 90 का स्क्वायर, ये हो गया 90 का स्क्वायर बटा 2। s कितना है, s है 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, s हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि सारे यूनिट एक ही पद्धति में होने चाहिए। तो यहाँ MKS की बात हो रही है, तो 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 60 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो a माइनस में आ रहा है क्योंकि यहाँ मंदन है, ये किसको शो कर रहा है, मंदन, डीएक्सिलरेशन को शो कर रहा है। नेगेटिव में है त्वरण यानी मंदन है क्योंकि यहाँ अवरुद्ध कर रहा है, विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। क्लियर है ना? ओके, चलो हम निकालते हैं कि वैल्यू अब। तो यहां से देखो बच्चों a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का 90 इंटू 90 अपॉन 2 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास यहां से कैंसिल हो जाएगा। देखो a इज इक्वल टू, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ओके, और ये हो गया आपके पास देखो 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो यहां से हमारे पास आ गया 45, लिख देता हूं इसको मैं, 45 दूरी 90 हो गया। ठीक है, ओके, तो हमारे पास आ गया कितना, ये 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 13, 135 बटा 2, और ये इसमें हमारे पास 10 की पावर 2 भी आ जाएगी। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। a इज इक्वल टू माइनस 1350 बटा 2 इंटू 10 की पावर 1, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया, आप देख सकते हैं 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, तो 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया मंदन। माइनस 6750, 6750 हमें मिलता है यहाँ, जो हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर एक्सीलरेशन की, वो मंदन है। माइनस का मतलब क्या है बच्चों, मंदन। ठीक है, अब त्वरण हमारे पास आ गया नेगेटिव, यानी मंदन को शो कर रहा है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स निकालने के लिए आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या होगा, इक्वेशन 1 से हो गया F इज इक्वल टू, M कितना है, M दे रखा है 0.04 इंटू A माइनस में है यानी माइनस 6750। ठीक है, माइनस केवल शो कर रहा है अवरोधी बल को, ये अवरोध को जो शो कर रहा है वो माइनस को शो कर रहा है, हमारा फोर्स माइनस में आ रहा है, तो ये अवरोध को शो कर रहा है, रेसिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू माइनस का आप इसे गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं इसको, देखो 4 पंजे 20 का 0, 4 7 28 और 2 30 और 4 6 24 और 3 27। क्लियर है बच्चों? ओके ओके, तो पॉइंट अब लगा देते हैं यहां पर। तो माइनस का कितना आएगा 270 न्यूटन, इतना फोर्स लगता है किस पर, गुट के द्वारा गोली पर, माइनस का 270 न्यूटन। क्लियर है? ओके, और देखिए आगे, ये भी हमारा जो क्वेश्चन था वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित था। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखें अपन, देखो स्मॉल m द्रव्यमान के किसी कण का, स्मॉल m द्रव्यमान के किसी कण का t समय पर
स्मॉल m द्रव्यमान के किसी कण, कोई कण है उसका द्रव्यमान कितना है स्मॉल m, तो वो कण गति कर रहा है, तो किसी समय t पर, t समय पर विस्थापन निम्न है, और निम्न में कितना है x इज इक्वल टू, तो वैल्यू आपको दे रखी है यहां कि C0 प्लस C1t प्लस C2t स्क्वायर, यह आपको दे दिया t समय पर विस्थापन, ठीक है, और ये मीटर में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस कण पर कार्यरत बल का मान ज्ञात करो। इस कण पर कार्यरत बल का मान ज्ञात करो। इस कण पर कार्यरत बल का मान ज्ञात करो, हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, ओके। देखो विस्थापन आपको दे रखा है, क्या निकालना है फोर्स, तो वही बात है, हमें पता है कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है F इज इक्वल टू क्या होता है ma होता है, F इज इक्वल टू ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान हमें m दे दिया, अब त्वरण की बात है, अब विस्थापन आपको दे रखा है, तो त्वरण कैसे निकालोगे। आपको पता है कि विस्थापन का जब आप एक बार अवकलन करोगे तो वेलोसिटी यानी वेग मिलेगा, वेग का एक बार करोगे तो क्या मिलेगा त्वरण। तो यहां आपको देखो पहले अपन वेग निकाल लेते हैं, क्योंकि वेग वेग क्या होता है dx अपॉन dt, v इज इक्वल टू क्या हो गया dx अपॉन dt, ओके। बच्चों यहां v इज इक्वल टू d अपॉन dt, x की वैल्यू पुट करें हम, x की वैल्यू क्या होगी C0 प्लस C1t प्लस C2t स्क्वायर, किसकी वैल्यू हो गई x की। तो यहां से बच्चों v इज इक्वल टू, देखो C0 कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 प्लस C1 को मैंने बाहर रखा, t का t के सापेक्ष क्या होगा 1 प्लस C2 को बाहर रखा, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, भाई t स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2t। तो यहां से बच्चों जो वेलोसिटी हमें मिलेगी v इज इक्वल टू क्या मिलेगा C1 प्लस 2C2t, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये बच्चों वेग है, वेलोसिटी है, हमें क्या चाहिए त्वरण चाहिए, तो त्वरण की बात हम करें, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt, a बराबर क्या होता है dv अपॉन dt, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू d अपॉन dt, v की तरह हमारे पास है C1 प्लस 2C2t, C1 प्लस 2C2t। अब देखो C1 तो क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो गया 0 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर लो, C2 कांस्टेंट बाहर लो, t का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ गया 2C2, इक्वेशन नंबर 3, a इज इक्वल टू क्या मिल गया 2C2। तो हम निकाल सकते हैं फोर्स, त्वरण हमारे पास है, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, समीकरण 1 से F इज इक्वल टू m, a की वैल्यू रख रहा हूं मैं 2C2, यानी F इज इक्वल टू क्या आ गया 2mc2, ये हमारे पास फोर्स आ गया 2mc2, ठीक है, F इज इक्वल टू 2mc2। तो ये क्वेश्चन थे हमारे एग्जाम्पल कुछ, ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर आपका बच्चों 3 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान m के किसी कण की गति जो है इस समीकरण द्वारा वर्णित है। देखो द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान m के किसी कण की गति समीकरण, समीकरण आपको दे रखी है कि y इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ GT स्क्वायर से वर्णित है, ठीक है। तो कह रहा है उस कण पर लगने वाला बल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? कण पर लगने वाला, इस कण पर जिसका जो गति का समीकरण है वो इस इक्वेशन से दिया गया है। ये t समय पर किसी कण का विस्थापन है y, तो कण पर लगने वाला बल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो आप देख सकते हैं ये समीकरण बिल्कुल गति का दूसरा समीकरण है, क्योंकि इसका अपन सॉल्यूशन देख सकते हैं गति के दूसरे समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। गति के दूसरे समीकरण से हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और हमें इक्वेशन कौन सी दे रखी है? y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। देखो y विस्थापन है, s विस्थापन है, दूरी है, ut है हाफ GT स्क्वायर। तो अगर आप इसके कंपैरिजन करें, समीकरण 1 व 2 की आप तुलना करें, 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करोगे तो आपको दिख रहा है कि a बराबर क्या मिलेगा? g मिलेगा। a बराबर क्या मिलेगा? g। m द्रव्यमान है, तो देखो फोर्स हमें मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 30 से मान लेता हूं मैं। हमें पता है चूंकि जो बल होता है वो F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो यहां बच्चों फोर्स क्या मिल जाएगा? mg। F इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां विस्थापन आपको दे रखा है, 2 बार अवकलन कीजिए, त्वरण मिलेगा, तो वहां से भी आप क्या निकाल सकते हो? फोर्स। तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है? d2y अपॉन dt स्क्वायर, यानी 2 बार हमें इसका अवकलन करना है, यानी d अपॉन dt और dy अपॉन dt। विस्थापन का एक बार अवकलन करोगे तो वेग आएगा, और वेग का एक बार अवकलन और करोगे तो क्या आएगा? त्वरण मिलेगा। तो यहां से बच्चों a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये d अपॉन डी टी, y की वैल्यू पुट करें तो y हमारे पास क्या है? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, y है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से बच्चों a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, देखो इसका हम डिफरेंशियल करें तो ut का डिफरेंशियल करें तो u तो कांस्टेंट है, t का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 1। हाफ कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, g है गुरुत्वीय त्वरण, t स्क्वायर का क्या होगा? 2t। ठीक है, हाथ को आगे ले आते हैं, t स्क्वायर का क्या हो गया? 2t। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां में क्या मिला? a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, क्या मिलेगा? u प्लस जी टी। ठीक है, u प्लस जी टी। तो इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे हम, तो यहां से बच्चों a इज इक्वल टू, u कांस्टेंट है, u का क्या हो गया? 0, प्लस g को हमने बाहर लिया, और t का t के सापेक्ष क्या हो गया? 1। तो ऐसे भी करके हमें a बराबर क्या मिल जाता है? g मिल जाता है। ठीक है, तो a बराबर g से f इज इक्वल टू क्या होता है? ma। यहां से f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? mg। f इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, आगे चले। ओके, देखो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमने पढ़ा था, तो उसका आप देखो उदाहरण भी देख सकते हो। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के उदाहरण। एग्जाम्पल देखें, जो दूसरा नियम जिस पर आधारित है, तो जैसे मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है,
तो क्या होता है, खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट के खेल में गेंद को पकड़ते समय जब वो कैच करता है, गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे कर लेता है। आपने देखा होगा, बॉल को कैच लेते समय वो डायरेक्ट नहीं पकड़ता, अपने हाथों को क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है। खिलाड़ी क्रिकेट के खेल में गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को क्या कर लेता है, पीछे करता है, पीछे कर लेता है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो उदाहरण है, वो बिल्कुल न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है। हाथों को पीछे करने से क्या होता है, ये तो आपको पता है, चोट नहीं लगती। आप जब खेलते हो डायरेक्ट आप जो कैच लोगे तो हाथों में चोट लग जाएगी। हाथों को पीछे करके आप कैच लोगे तो चोट आपको कम लगती है, नहीं लगती है। इससे क्या होता है, ऐसा करने से, ऐसा करने से जो गेंद है, गेंद को जो स्थिर अवस्था में लाना होता है हमें, गेंद को स्थिर अवस्था में लाने में लिए गए समय को बढ़ाया जाता है। लिए गए किसको बढ़ाते हैं, समय को, कि टाइम ज्यादा ले लें, समय को, ऐसा करने से समय बढ़ जाता है। गेंद लाने में लिए गए समय का मान बढ़ता है। समझ रहे? एक तो आपने बॉल को यहां कैच कर लिया, एक अपने हाथों को अपने यहां तक रखा, तो ये टाइम भी तो लगेगा, तो समय बढ़ गया, समय का मान बढ़ता है, जिससे क्या होगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। समय बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम आपने बढ़ा दिया, संवेग में परिवर्तन तो फिक्स रहेगा कि पहले उसका कोई वेग था, अब उसे हमें क्या करना है, स्थिर अवस्था में लेके आना है। तो समय बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, कम। तो जिससे F इज इक्वल टू dp अपॉन dt से बल F का मान घट जाता है। F का मान क्या होता है, घटता है, और चोट कम लगती है, मतलब बॉल की आपको कम लगेगी। ठीक है, तो ये उदाहरण है न्यूटन गति का दूसरे नियम का। ऐसे बच्चों आप देखते हो, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो जंप करते हैं, जो जंपर्स होते हैं, अगर मान लो आप फर्श पे कूदोगे तो आपको ज्यादा चोट आती है, और आप रेत में कूदो तो चोट नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप फर्श पर कूदते हो, ये मान लो आप यहां से कूद रहे हो, फर्श पर आपने कूदे, तो आप फर्श पे कूदते हो, ठीक है, तो यहां क्या मान लो वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है, तो यहां जीरो करना है वेलोसिटी, तो मोमेंटम तो चेंज होगा, संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम हो रहा है चेंज। तो अब यहां अगर कठोर फर्श ना होकर रेत हो, तो मैंने ऐसे रेत को बना लिया, तो अब वो यही स्थिर नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम और लेगा, तो यहां उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो अब उसका वेलोसिटी जीरो होने में, यहां वेलोसिटी जीरो हो गई, अब यहां से यहां में कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम बढ़ेगा। यदि व्यक्ति कठोर फर्श में कूदता है तो डायरेक्ट उसका वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, टाइम नहीं लगता। तो टाइम नहीं लगता तो फोर्स का मान क्या होता है, ज्यादा, तो चोट ज्यादा लगती है। लेकिन अगर यह रेत हो, कठोर फर्श की जगह रेत हो, तो पैर थोड़े धंसते हैं, यानी वेग जीरो होने में कुछ टाइम लगता है, और टाइम लगेगा तो फोर्स क्या लगता है बच्चों, कम लगता है। ऐसे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो बॉलर होते हैं, जो फास्ट बॉलर होते हैं, आप देखोगे तो वो बॉलिंग करने से पहले या बॉलिंग करते समय थोड़ा रनअप लेते हैं, थोड़ा दौड़ के आते हैं। तो होता क्या है कि दौड़ने से उन्हें जो वेग मिलता है, दौड़ने से क्या मिलता है उन्हें, वेग, वो बॉल के वेग में जुड़ जाता है। किसके वेग में जुड़ गया, बॉल के वेग में। हमारी बात समझ, ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट लॉ में बताया था, सॉरी, ये तो फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है।
तो यहां हम केवल बात कर रहे हैं F इज इक्वल टू dp/dt। क्लियर है बच्चों? तो इसमें आगे देखें और नेक्स्ट, तो तीसरा लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या क्या बोलते हैं इसे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो न्यूटन ये कहता है कि इस प्रकृति में जो फोर्स लगते हैं वो हमेशा दो तरह के होते हैं, यानी जो हमेशा युग्मों के रूप में होते हैं। एक तो होगा क्रिया बल और एक क्या होगा, प्रतिक्रिया बल होगा। फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर। एक तो क्रिया बल हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल। तो प्रत्येक क्रिया के समान बिल्कुल और विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन क्या कहता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के, यहां बल है, प्रत्येक क्रिया मतलब फोर्स लग रहा है, प्रत्येक क्रिया ये फोर्स होता है। प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण, मतलब बिल्कुल इसके जैसा ही, संख्यात्मक मान समान। प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में, एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिक्रिया फोर्स होता है। प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में बच्चों क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा उसी परिमाण का, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो यह है न्यूटन गति का तीसरा नियम। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।